हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि हम 27 ईयर यूपीएससी की क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरी वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है आज का कि ऐसे समय में जब यूरोप में साम्राज्य नेपोलियन की शक्ति की के आगे चरमरा रहे थे, तब निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश ध्वजा को ऊंचा रखा था? ऑप्शन ए है वार्रेन हॉस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉरी हाँ ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग के ही द्वारा जब यूरोप में साम्राज्य नेपोलियन के शक्ति के आगे चरमरा गई थी, तो उन्हीं के द्वारा भारत में ब्रिटिश ध्वजा को ऊंचा रखा था। कब? तो ये 1813 से 1823 के बीच में। जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था वो 1814 से 1816 तक चला, 1814 से 1816 में तक हुआ था, जिसमें कि संगोली की संधि देखने मतलब कि जिसमें संगोली की संधि देखने को मिली थी। कब? तो वो 1816 में किया गया था। और जो तीसरा मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1817 से 1819 के बीच, जिसमें कि मराठा संघ का विघटन हो गया था और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण 1818 में हुआ था। फिर पहाड़ियों के साथ जो संघर्ष देखने को मिला है वो कब? 1817 से 1818 में। और जो सिंधिया के साथ जो संधि हुई थी वो 1817 में। और जो मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1820 में की गई। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित एक नाटक था। ऑप्शन बी है घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर है। ऑप्शन सी है हमारा कि जो नवीन चंद्र दास का नाटक नब्बन बंगाल के अकाल पर आधारित था। और चौथा हमारा उर्दू रंगमंच पारसी रंगमंच पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है? वो इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी देखते हैं, जिसमें और क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या है? सी। और इनकरेक्ट इसलिए है कि जो घासीराम कोतवाल 1972 में नाटककार विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित एक मराठी नाटक है, जिसमें नील दर्पण, नील का दर्पण यानी कि नील दर्पण के रूप में अनुवादित यह इंडो प्लांटिंग मिरर 1858 से 1859 में एक दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया एक बंगाली नाटक है। यह नाटक नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह के लिए आवश्यक था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्टली मैच करना है बुक को उसके राइटर के साथ। तो मतलब लिस्ट 1 में हमें बुक का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में हमें ऑथर का नाम दे रखा है, जिससे हमें क्या करना है? करेक्टली मैच करना है। ए है हमारा द फर्स्ट इंडियन, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी है हमारा आनंद मैथ, दूसरा है श्री अरबिंदो, सी है हमारा लाइफ डिवेन, और तीसरा है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी है हमारा संध्या, और चौथा हमारा विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं उससे पहले। ऑप्शन ए है ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से, डी का 1 से। ऑप्शन बी है ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 2 से। ऑप्शन सी है ए का 3 से, बी का 4 से, डी का 1 से, सॉरी सी का 1 से, डी का 2 से। ऑप्शन डी है ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 1 से। तो इसका जो करेक्टली मैच है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो द फर्स्ट इंडियन है वो विनय दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था, और जो आनंद मैथ है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और जो लाइव दिविने है वो श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया था, और जो वो हमारा साधना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब? तो इंडिपेंडेंस वॉर के टाइम पे लिखा गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए।
यानी कि द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो की प्रमुख दार्शनिक रचना है। यह श्री अरबिंदो की अपनी मूल अंतर्दृष्टि के साथ पश्चिम विचारों और पूर्व आध्यात्मिकता के संश्लेषण को जोड़ती है, जिसमें ईश्वर की प्रकृति जैसे कि पूर्ण ब्रह्मांड, वो सृष्टि कैसे हुई, चेतना और ब्रह्मांड का विकास, आध्यात्मिकता पथ जैसे विषयों को शामिल किया है और मानव विकासवादी आध्यात्मिकता का नियत इस नाटक में किया है, मतलब इस बुक में लिखा है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें इन जो जितने भी इवेंट्स हुए उसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। और पहला है हमारा इंडिगो रिवॉल्ट, दूसरा है हमारा संथाल रेवोल्यूशन, सी है हमारा दक्कन आर्यत यानी कि दक्कन दंगा, और ऑप्शन मतलब फोर्थ है हमारा सिपाहियों का विद्रोह। ऑप्शन ए है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। ऑप्शन बी है चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। ऑप्शन सी है दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। ऑप्शन डी है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा चौथा इवेंट सही है। सबसे पहले क्या देखने को मिला था हमें, संथाल विद्रोह। दूसरे स्थान पे हमें क्या देखने को मिला था, सिपाही विद्रोह। और तीसरे स्थान पे हमें क्या मिला था, नील विद्रोह। और चौथे पे दक्कन दंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नील विद्रोह 1860 में, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में, और वो दक्कन दंगा हमें 1875 यानी कि 1875 में देखने को मिला था। और जो सिपाही विद्रोह था वो 1857 में देखने को मिला था। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसको हमें ईयर को उसकी इवेंट से करेक्टली मैच करना है, यानी कि कौन से साल में कौन सी घटना हुई है। ए है हमारा 1775, पहला है फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर, और बी है हमारा 1780 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ऑप्शन मतलब सी है हमारा 1824 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और डी है हमारा 1838 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए का 4 से, बी का 3 से, डी का 2, सी का 2 से, डी का 1 से। बी है हमारा ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 2 से। सी है हमारा ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से, डी का 2 से। और डी है हमारा ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 1 से। तो इसका जो करेक्टली मैच है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था जिसमें कि बर्मी की पराजित हुआ था, और उसमें क्या था, तो यांडोबो की संधि 1826 में हुई थी। और जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध है जिसमें कि अफगान की पराजय हुई थी वो कब हुई थी, तो 1838 में। और जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध है जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और सालबाई की संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 1782 में। और जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है जिसमें कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान मैंगलोर की संधि द्वारा सफल हुए थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए है डफरिन, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है लिट्टन, ऑप्शन डी है कुर्जोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डलहौजी। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार डलहौजी के दौरान उसके चूक के सिद्धांत जैसे झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर के तहत और कुषाण यानी अवध के आधार पर हुआ था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि गोवा ने 1987 में, मतलब गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। दूसरा स्टेटमेंट है खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, यानी कि जो गल्फ ऑफ खंबात है वो क्या है, ड्यू का एक आइसलैंड है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा दमन एंड द्वीप को 56 संविधान संशोधन के द्वारा दमन और द्वीप को गोवा से अलग कर दिया गया था।
और डी है हमारा दादर एंड नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। वो डी इसलिए क्योंकि जो हमारा दादर और नगर हवेली 1854 तक पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के अधीन में था, ना कि फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन काल के अधीन। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक दर्ज पर दूतावास की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है हमारा टीपू सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी यानी कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक दर्ज पर फ्रांस, तुर्की और मिस्र में दूतावास की स्थापना की थी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली पेयर मैच नहीं है। और पहला है हमारा ऑप्शन ए है भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है, बी है हमारा भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चथन है, और ऑप्शन सी है हमारा कि भारत की पहली बीमित फिल्म ताली है, और ऑप्शन डी है हमारा भारत रत्न मीना कुमारी जीतने वाली भारत की पहली अभिनेत्री है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा जो डी मैचिंग है ऑप्शन डी वो इनकरेक्टली पेयर है। वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि जो मीना कुमारी को भारत रत्न नहीं मिला है। यह एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक 1980 में मदर टेरेसा और दो गैर भारतीयों जो कि 1987 में जो कि पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 यानी कि 1990 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया है। एमएस तमिलनाडु की जो सुम्बुई लक्ष्मी सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार बनी, इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 के तहत जमींदारों को किसानों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता होती है, जो कई जमींदारों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। इसका क्या कारण था? ऑप्शन ए है जमींदारों पर किसानों का भरोसा था, ऑप्शन बी है हमारा जमींदारों पर कोई अधिकारी जांच नहीं करता था, ऑप्शन सी है हमारा यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, ऑप्शन डी है किसानों को पट्टा पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जॉन शोर ने अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई और इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था और अंग्रेजों को जमींदारों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व का 10/11वां हिस्सा एक निश्चित रूप में मिल गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि जमींदारों पर कोई अधिकार जांच नहीं था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 1999 से लेकर के 2001 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डिस्कशन सीरीज है पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके और एक सजेशन दे करके दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।